नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आपको पता होगा अभी जो एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं 2023 में, चाहे आपके सीएचएसएल का भी चल रहा है, इससे पहले एसएससी जीडी का हुआ है, सीजीएल का हुआ है। एक टॉपिक है बार बार टीसीएस कंपनी के द्वारा सवाल रिपीट किया जा रहा, प्रत्येक सेट में जो नोटिस किया वो है सोलर सिस्टम। तो इस वीडियो में सोलर सिस्टम का पूरा निचोड़ है। ये टॉपिक पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो वाकई में कहेंगे वास्तव में क्या कंटेंट है। वो मैं अभी नहीं कहूँगा कमेंट करने के लिए, वीडियो एंड तक देखिए और लास्ट में ये कमेंट आप करके ही जाएंगे, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो आपको कंटेंट मिलने वाला है सोलर सिस्टम का, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जहाँ से एग्ज़ाम में सवाल फंसते ही फंसते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें एनसीईआरटी का कंसेप्ट इंक्लूड है, एनसीईआरटी के फैक्ट इंक्लूड हैं। विस्तार सहित बात करेंगे सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, जितने भी ग्रह हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, इनकी अलग से क्या विशेषताएं हैं, सब कुछ हैं आपके कंसेप्ट सहित कवर होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। पीडीएफ फाइल के लिए एक बार ये पूरा कंसेप्ट देख लीजिएगा, बाद में पीडीएफ फाइल से आप रिवाइज करेंगे तो अपने आप चीज़ें हैं वो आसान हो जाएगी। पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप पीडीएफ फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। शुरुआत करते हैं सौर परिवार के सदस्य से। पहला ही सवाल बन जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है, जहां पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है तारामंडल। आप कहेंगे भाई तारामंडल तो सौर परिवार में आएंगे ही, लेकिन तारामंडल नहीं है, निहारिका नहीं है, ये सौर परिवार के सदस्य नहीं है। तो है कौन से? सौर परिवार का मतलब जो सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं, इसके अंतर्गत सूर्य आ जाता है, ग्रह आ जाते हैं, जितने भी उपग्रह हैं। ध्यान रखना, कृत्रिम उपग्रह, जो कृत्रिम यानी मानव निर्मित जो उपग्रह है ना, वो आपके सोलर सिस्टम, सोलर फैमिली के मेंबर नहीं है। ग्रह उपग्रह जरूर हैं, कृत्रिम उपग्रह नहीं है, ध्यान रखना। और जो बौने ग्रह जिसमें प्लूटो आ जाता है वो भी सोलर सिस्टम में आ जाएंगे। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, ये सभी याद कर लो, रट लो। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, प्लूटो, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु। धूमकेतु भी है, क्षुद्र ग्रह भी है, उल्काएं भी सौर परिवार में आ जाता है। तो पहला ही सवाल बन जाता है कौन सा सोलर सिस्टम का मेंबर है, कौन सा नहीं है। तारामंडल नहीं है, ध्यान रखना, तारामंडल नहीं है। हमारा जो सौर मंडल है वो मिल्की वे आकाश गंगा से संबंधित है। यहाँ पर एक टर्म आप देख पा रहे हो, वो है निहारिका। तो निहारिका का क्या मतलब है? निहारिका को निहारें उससे पहले आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से बेहतरीन डील। न्यू कैंडिडेट जो मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, विशेषकर एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट से जुड़ जाइएगा। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एसएससी में काफ़ी कम समय में ज़्यादा सवाल अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो एक दिन में ₹1 से भी कम प्राइस में इस डील को आप ग्रैब कर सकते हो। ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास यानी 12 मंथ में ये पास आपको टीटीजे के कूपन कोड के साथ में 10% डिस्काउंट में मिल जाएगा। और इसमें सारे एग्जाम्स के 640 प्लस एग्जाम के, चाहे एसएससी की तैयारी करते हो, डिफेंस की तैयारी करते हो, अग्निवीर की करते हो, यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हो, जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल जो पुलिस वगैरह एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक पास में आपको मिल रहे हैं। फ्लैश सेल का फायदा उठा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम इंटरफेस डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और लाखों कैंडिडेट ऑलरेडी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो एग्जाम में फॉर्म डालते हैं उतने एक्टिव यूजर्स हैं। तो विश्वसनीयता पर कोई भी शक नहीं है, टेक्स्ट बुक से आज ही जुड़ सकते हो टीटीजे के कूपन कोड के साथ में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अपन बात कर रहे थे सौर परिवार की। निहारिका है, तारामंडल है, ये सौर परिवार के मेंबर नहीं है। निहारिका जो अंतर तारक के माध्यम में स्थित ऐसे अंतर तारक की बादल जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें उपस्थित रहती हैं, वो अंतर तारक की बादल हैं, क्लाउड हैं, जिसमें विशेषकर गैसें रहती हैं, वो है नेबुला। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो सोलर फैमिली में मैंने क्या बताया, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं पिंड, वो सभी सौर परिवार में आ जाएंगे। किस बल के कारण ये परिक्रमा करते हैं? तो इसके चारों ओर जो, जैसे यदि कोई बल, आंतरिक बल नहीं रहेगा, अंदर बल नहीं लगेगा, तो यहाँ पर परिक्रमा वो इस प्रकार है, वो वृत्ताकार पथ में नहीं कर पाएगा, डायरेक्टली ऐसे निकल जाएगा स्पर्श रेखा के अनुकूल। एक बल फोर्स कार्य कर रहा है जो इस प्रकार त्वरित गति कर रहा है, जो वृत्ताकार, वो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, इंटरनल फोर्स लग रहा है, इसी के कारण पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ध्यान रखना, ग्रह है ना वो नहीं टिमटिमाते, क्योंकि पहली बात तो ग्रह का खुद का प्रकाश नहीं होता है। मान लेते हैं परावर्तित प्रकाश सूर्य का आ जाए, लेकिन ग्रह हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं। आपको जो तारे दिखते हैं ना,
वो बहुत ज़्यादा दूर है, ग्रह बहुत ज़्यादा समीप है उन तारों के सापेक्ष हैं, और ग्रह समीप होते तो आपको बड़े भी लगते हैं, इसलिए वो टिमटिमाते नहीं हैं, नज़दीक हैं, बड़े प्रतीत होते हैं पृथ्वी से। सो यहाँ पर ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, क्योंकि तारों का खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। जिस प्रकार सूर्य है ना, सूर्य भी एक तारा ही है और कुछ नहीं है, सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। आपको पूछ लें पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, आप प्रोक्सिमा सेंचुरी मत कर लेना, आप कहेंगे सूर्य है। सेकेंड पृथ्वी के नज़दीक तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, लेकिन सबसे नज़दीक तारा है वो पृथ्वी का सूर्य है। और सबसे चमकीला तारा भी पूछ रहे ना, वो भी आप सूर्य करेंगे। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड कौन सा, अब रात्रि के आकाश में सबसे अधिक जो चमकता है ना, वो चंद्रमा है, सबसे अधिक प्रदीप्त है चंद्रमा, क्योंकि सूर्य तो अस्त हो जाता है रात्रि में, तो चंद्रमा यहाँ पर सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करता रहता है, उत्सर्जन करता रहता है, तो चंद्रमा चमकता है। तो यहाँ पर तारों का कंसेप्ट कवर। अगला है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड में सारा कुछ आ जाते हैं, तारे आ गए, ग्रह, चंद्रमा, जितने भी आकाश के पिंड है ना, वो खगोलीय पिंड मान के चलो। और खगोलीय पिंड और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है, खगोलीय पिंड और उनसे संबंधित परिघटना खगोलिकी में अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने निकल के आ रहा है चंद्रमास का। एक चंद्रमास क्या होता है, जिसे लूनर मंथ कहा जाता है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, एक चंद्रमास की अवधि कितनी होती है, जहाँ पर विकल्प में रहते हैं 30 दिन, 31 दिन, 29 दिन, 28 दिन, तो आप कहेंगे ये होती है 29.5 दिन होती है। एक चंद्रमास का मतलब उल्टा ये पूछ लें कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की बीच की अवधि, आप कहेंगे 30 दिन, गलत है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि रहती है 29.5 दिन, याद रखना है। और इन दो पूर्णिमा के बीच की अवधि को ही एक चंद्रमास कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर इसी 29.5 दिन के कारण आगे एक ब्लू मून का कंसेप्ट आएगा, वो मैं बताऊंगा ब्लू मून क्या होता है, तो आपको एंड तक बने रहना है। और न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था चंद्रमास की, जो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि रहती है 29.5 दिन। लेकिन आपको पूछ लें चंद्रमा पृथ्वी की, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो ये पृथ्वी के चारों ओर क्या करेगा, परिक्रमा लगाएगा, जिसे परिक्रमण गति कहेंगे। तो ये परिक्रमा है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, कितने दिन में पूरा करता है, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करता है 27.3 दिन में। विकल्प में आपको 29.5 भी मिल जाएगा, लेकिन ये चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो आप कहेंगे 27.3 दिन। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि है 29.5 दिन है। और जो चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करता है, इसे नक्षत्र माह भी कहा जाता है। अब मैं बार बार पूर्णिमा की ओर बात कर रहा, पूर्णिमा अमावस्या का तो कंसेप्ट सभी को पता ही होगा, वैसे ये डायरेक्टली एनसीईआरटी 8th क्लास में दिया हुआ है। पूर्णिमा में एक बाल चंद्र का कंसेप्ट है, जहाँ से ऑलरेडी टीसीएस ने सवाल पूछा हुआ है। तो पूर्णिमा जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, पूर्णिमा में क्या होता है, चांद पूरा दिखाई देता है, उसकी कला है वो इस प्रकार पूर्णतः दिखाई देगी। और अमावस्या में क्या होता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। पूर्णिमा का 15वां दिन होता है ना, जब चंद्रमा दिखाई नहीं देती है, वो एकदम अंधेरी रात, अमावस्या। बालचंद्र क्या होता है, मैंने कहा अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि बालचंद्र है कौन से दिन को होता है, दे देगा अमावस्या, पूर्णिमा का अगला दिन, अमावस्या का अगला दिन, पूर्णिमा का पहला दिन। तो बालचंद्र दोस्तों होता है अमावस्या का नेक्स्ट डे। अमावस्या को जो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, नेक्स्ट डे बिल्कुल इस प्रकार आपको चंद्रमा है बिल्कुल छोटा सा दिखाई देगा। तो अमावस्या के अगले दिन चंद्रमा एक छोटा सा भाग दिखाई देगा, जिसे आप बालचंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे, बालचंद्र। चंद्रमा की कलाएं हैं, अब चंद्रमा प्रतिदिन एक जैसा तो दिखता नहीं है, अलग अलग कलाएं बदलता रहता है, बड़ा होगा धीरे धीरे धीरे, पूर्णिमा को पूर्णतः फुल मून हो जाएगा। ठीक है, पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की विभिन्न आकृतियां ही उसकी कलाएं होती हैं। चंद्रमा का खुद का प्रकाश होता नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश के परावर्तित के कारण चंद्रमा दिखाई देता है। और हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। अपन जो चंद्रमा से संबंधित आगे मैं पूरा विस्तृत कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि चंद्रमा का आपको पता होगा, एक सवाल यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखा है, वो बात करते हैं। बाकी आपको पता होगा चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और पृथ्वी है वो ग्रह है जो सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो चंद्रमा सहित पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। सवाल है, हम पृथ्वी से चंद्रमा के पीछे के और के भाग को कभी भी क्यों नहीं देख पाते हैं। चंद्रमा का हमेशा आपको एक ही भाग देखेगा, पिछला भाग आप नहीं देख पाते हो चंद्रमा का, कारण क्या है। तो कारण ये है, थोड़ा मैं एक उदाहरण के रूप में समझाऊं। मान लेते हैं
ये आपने सर्कल बना दिया, ठीक है। इसके सेंटर में एक व्यक्ति खड़ा कर दिया। आप क्या कर रहे हो, इसके चारों तरफ घूम रहे हो और इसकी ओर मुंह करे हुए, तो क्या वो आपके पीछे का भाग देख पाएगा? बैक साइड आपके नहीं देख पाएगा, क्योंकि इसी की ओर मुंह करे हुए आप इसकी चारों ओर परिक्रमा कर रहे हो। तो चंद्रमा भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करता है, तो एक डायरेक्शन मुंह इसका बार बार है वो इस टाइप से हो रहा है। तो पीछे का डायरेक्शन है वो नहीं, पीछे का जो भाग है वो पीछे ही रहता है चंद्रमा बार बार। कारण इसका मैं बता दूं कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि और कक्षीय अवधि दोनों समान है। अब चंद्रमा है अपने अक्ष पर भी घूमता है, अपने अक्ष पर भी रोटेट करता है, और अपने अक्ष पर जो रोटेट करता हुआ, अपने अक्ष पर रोटेट करता हुआ ये पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, इस प्रकार रोटेट करता हुआ पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो अपने अक्ष पर जो रोटेट करता है उसकी जो अवधि है, कितने समय में एक घूर्णन पूरा कर लेगा, तो वो जो अवधि है वो चंद्रमा पृथ्वी का एक कक्षीय घूर्णन पूरा करता है। इसी प्रकार चंद्रमा अपना जो एक घूर्णन पूरा करता है, दोनों की अवधि समान है। इसलिए चंद्रमा का पीछे का भाग है कभी भी आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि चंद्रमा की घूर्णन अवधि और इसकी कक्षीय अवधि है वो क्या है, समान होती है। ये इसका कंसेप्ट है। तो आप कहेंगे होती कितनी, तो मैंने ऊपर बता दिया 27.3 दिन है चंद्रमा की पृथ्वी की चारों ओर घूमने में जो समय लगता है वही उसकी घूर्णन अवधि है, जिसको आप शॉर्ट में कहेंगे 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट एग्जैक्ट है। इसकी घूर्णन अवधि कह दो या फिर कक्षीय अवधि कह दो, दोनों एक ही है। और चंद्रमा पर वायुमंडल और जल नहीं है, तो यहाँ पर जीवन की संभावना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, जल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर है चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है भाई, डेट सहित सवाल बनता है। क्या बनता है, डेट सहित सवाल याद रखना है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति ये पूछे हैं तो नील आर्मस्ट्रांग है, अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग। ये कारनामा कब किया इन्होंने, तो ये किया है दोस्तों 21 जुलाई। कब, 21 जुलाई 1969 को, याद रखिएगा 21 जुलाई 1969 को पहला कदम तो रख दिया नील आर्मस्ट्रांग ने। और दूसरा कदम किसने रखा, तो इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। सेकेंड व्यक्ति जो चंद्रमा पर उतरे इन्हीं के साथ थे, नील आर्मस्ट्रांग के साथ में एडविन एल्ड्रिन उतरे थे, ये भी 21 जुलाई 1969 को। मैंने कहा सूर्य भी एक तारा है, लेकिन अन्य तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर हैं। उनकी डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है पृथ्वी से सूर्य की तुलना में, इसलिए तारे हमें बिल्कुल बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं, क्योंकि इनकी दूरी बहुत ज़्यादा है। और सूर्य भी तारा ही है जो कि सबसे नज़दीक है पृथ्वी के। अब यहाँ पर मैंने कहा सूर्य है, तारा है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर प्रकाश पहुँचता है। तो यहाँ पर पूछ लें कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना है आपको, वीवीआईपी करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी है ये 150 मिलियन किलोमीटर है। लगभग की बात हो रही, नहीं तो 149.6 के आसपास मिलियन किलोमीटर है, लेकिन लगभग में पूछी जाती हैं 150 मिलियन किलोमीटर है। और लाइट मीटर में पूछ लें तो लाइट मिनट में 8.3 लाइट मिनट इसकी डिस्टेंस है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी को कहा जाता है खगोलीय इकाई। क्या कहा जाता है, एक एयू बोले, एक खगोलीय इकाई बोले, या फिर 150 मिलियन किलोमीटर बोले, तो बात हो रही है सूर्य से पृथ्वी की दूरी यानी खगोलीय इकाई की। मैंने कहा सूर्य सबसे नज़दीक है। सूर्य के पश्चात पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। सूर्य के पश्चात, आप कहेंगे सूर्य से पश्चात कितना ये नज़दीक है, तो भाई ये पृथ्वी से 4 लाख करोड़ किलोमीटर है। मैंने कहा कि जो सूर्य है ना पृथ्वी से, वो 150 मिलियन किलोमीटर ही है। 150 मिलियन का मैं कुछ ऐसे बोलूं कि ये तो 1500 लाख किलोमीटर है। कितना है, 1500 लाख किलोमीटर है। लेकिन जो प्रोक्सिमा सेंटोरी है ना वो 4 लाख है, 1500 नहीं, ये तो हज़ार में ही बन रहा है, ये 4 लाख करोड़ किलोमीटर में है। ये तो 1500 लाख में है, लेकिन प्रोक्सिमा सेंटोरी है 4 लाख, उसके बाद करोड़, 4 लाख का करोड़ किलोमीटर। तो कितना दूरी पर है प्रोक्सिमा सेंचुरी, और वो सेकंड निकटतम तारा आप बोल रहे हो इसको भी, यानी उसके बाद भी और बहुत से तारे हैं जो काफ़ी दूरी पर हैं। तो यहाँ पर मैं 4 लाख करोड़ किलोमीटर है। इस प्रकार इसकी डिस्टेंस को मेजर करना, कहना भी मुश्किल है। इसलिए जो भी खगोलीय दूरियां रहती हैं ज़्यादा डिस्टेंस वाली, उनको लाइट ईयर में मेजर किया जाता है, प्रकाश वर्ष में मेजर किया जाता है। प्रकाश वर्ष का मतलब है कि सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष। अब एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते हैं वो आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं बात कर रहा था प्रोक्सिमा सेंटोरी सेकेंड सबसे नज़दीक तारा है सूर्य का, पृथ्वी का।
और जिसकी डिस्टेंस है वो है 4 लाख करोड़ किलोमीटर, जिसको शॉर्ट में बोले तो 4 × 10⁻13 किलोमीटर है। और ये लाइट ईयर में और शॉर्ट करें तो जो प्रोक्सिमा सेंटोरी की डिस्टेंस है वो 4.24 है। अब दोस्तों ये एनसीईआरटी क्लास 8th में दे रखा है तो आपको याद तो करना पड़ेगा। 4.24 लाइट ईयर है प्रोक्सिमा सेंटोरी की डिस्टेंस, किससे? पृथ्वी से। और इसके बाद थर्ड सबसे नज़दीक तारा कौन सा है प्रोक्सिमा सेंटोरी के बाद? है अल्फा सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी की डिस्टेंस 4.36 लाइट ईयर है, प्रोक्सिमा की 4.24 लाइट ईयर है। और जैसे कि मैंने बताया सूर्य के बाद चमकीला तारा है वो सीरियस तारा है। तो सीरियस तारा सूर्य के बाद चमकीला है, फिर भी उनकी डिस्टेंस है वो प्रोक्सिमा सेंटोरी अल्फा सेंटोरी से दोगुनी है, 8.611 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई है वो है प्रकाश वर्ष है, पार्सेक है, बड़ी डिस्टेंस मापने की यूनिट है। और एक प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी। एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, कितने किलोमीटर होते हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी है। एक लाइट ईयर में 9.46 × 10⁻15 मीटर, या फिर किलोमीटर की बात होगी तो आप 1000 से भाग देंगे तो 3 माइनस कर दो, यानी 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है एक लाइट ईयर में। किलोमीटर और एक लाइट ईयर में मीटर है, ये याद रखना है। और ये भी पूछा जाता है कि पार्सेक भी खगोलीय इकाई है, तो एक पार्सेक में कितने लाइट ईयर होते हैं? एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी याद रखो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना होता है? तो ये समय होता है 8 मिनट 20 सेकेंड का। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड के आसपास से समय रहता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट है यहाँ पर सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो ये पूर्व से पश्चिम की डायरेक्शन में गति करता है, यानी इसका उल्टा कह सकते हो। जैसे कि ये सन है और पृथ्वी क्या कर रही है? पृथ्वी की जो गति है एग्जाम में पूछा जाता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में, पृथ्वी जो घूर्णन करती है ना वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में करती है। तो जैसे कि आप बस में जा रहे हो ना, बस में इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो बाकी पेड़ पौधे आपको इसके उल्टी डायरेक्शन में जाते हुए प्रतीत होते हैं। तो पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की डायरेक्शन में घूमती है तो सूर्य उनको लगेगा पूर्व से पश्चिम में घूम रहा है, तो पूर्व से उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। ऐसा पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में। अब आगे एक सवाल भी आएगा, सभी ग्रह है ना वो पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में घूर्णन करते हैं। दो ऐसे ग्रह हैं, एक है शुक्र, एक शुक्र है, एक अरुण है। शुक्र और आपके यूरेनस है, दो ग्रह हैं जो कि सूर्य की डायरेक्शन में ही रोटेट होते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में। मतलब आप कहेंगे शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह में सूर्य उदय होता है वो पश्चिम में होता है। जैसे पृथ्वी में कहाँ पर होता है? पूर्व दिशा में होता है, क्योंकि पृथ्वी की डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व की ओर है। लेकिन शुक्र की डायरेक्शन घूर्णन करता है ना अपने अक्ष पर, शुक्र और अरुण ये करता है पूर्व से पश्चिम डायरेक्शन में, तो इनका सूर्योदय पूर्व में और अस्त है वो पश्चिम में। सॉरी, यहाँ पर उल्टा, पश्चिम में उदय पूर्व में अस्त होगा, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, जो आगे और मैं बता दूंगा। ध्रुव तारा, अब याद रखिएगा, ये तो हो गया पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, याद रख लो। वैसे पूर्व पश्चिम आप याद रख लो, लेकिन पृथ्वी में उल्टा याद रखो, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित होता है, इसलिए ये गति करता प्रतीत नहीं होता है। बाकी सभी तारे आपको गति करते हुए प्रतीत होंगे, लेकिन ध्रुव तारा है ना वो एक डायरेक्शन में। ऐसे आप समझ सकते हो, जैसे आपके पास एक क्या है? छाता है। आपके पास एक छाता है और छाते में यहाँ पर आपके स्टार लगे हुए हैं, ठीक है, स्टार लगे हुए थे। एक स्टार है जो छाता पकड़ने का हैंडल है ना उसी के ऊपर लगा हुआ। आप छाते को आप घुमाएंगे, छाते को आप रोटेट करेंगे तो सारे स्टार आपको अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे, लेकिन जो इसके ऊपर वाला पकड़ने वाले हैंडल के ऊपर वाला स्टार है ना वो हमेशा आपको एक डायरेक्शन में दिखेगा, चाहे आप छाते को कैसे ही घुमाओ। तो ये है ध्रुव तारे की स्थिति। ध्रुव तारे की स्थिति है पृथ्वी के अक्ष की दिशा में होती है। पृथ्वी जो घूर्णन करता है कि अक्ष पर घूर्णन करता है, और इसी अक्ष की दिशा में ऊपर यदि ध्रुव तारा है तो पृथ्वी ऐसे रोटेट करेगा, लेकिन ये तो ध्रुव तारा आपको ऊपर की डायरेक्शन में अक्ष पर ही दिखेगा, यानी ये एक जगह ही आपको दिखने वाला ध्रुव तारा की स्थिति है वो एक जगह दिखाई देगी, क्योंकि पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है, ध्यान रखना। आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आप ऑप्शन देंगे सीरियस, तो सीरियस मत कर देना। आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है सूर्य, सबसे नज़दीक तारा है सूर्य। सूर्य के बाद सेकेंड सबसे चमकीला तारा पूछ लेना, वो आप सीरियस करेंगे। और इसी प्रकार तीसरा सबसे चमकीला तारा है वो कैनोपस है,
चौथा सबसे चमकीला तारा अल्फा सेंटोरी है। पांचवा कौन सा है, वो है एरेक्टस है। छठा वेगा है। सातवां कैपेला है। ये सभी तारों के नाम है, याद रखना। सवाल पूछ ले एरेक्टस, वेगा, कैपेला क्या है, धूमकेतु के नाम, तारों के नाम, ठीक है, आकाशगंगा के नाम। तो आप कहेंगे भाई ये तो वेगा है, कैपेला है, एरेक्टस है, ये तारों के नाम है। किसके हैं, तारों के नाम। अब तारों की बात कर रहे हैं तो तारामंडल भी आपको पता होना चाहिए। तारामंडल क्या होता है, पहचाने जाने योग्य आकृति वाले तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, मतलब ये हुआ कि आपके सामने ये जो एनसीईआरटी की क्लास 8 में ही दे रखा है ये सभी डायग्राम। तो ये तारामंडल है जो एक कोई शेप बना दे, एक ऐसी शेप बना दे जो पहचान सको आप कि ये वाला तारा है, हमेशा उसी शेप में रहता है। जैसे ही आप देखते हो कि ये तो ये वाले तारे हैं, तो मतलब ये हुआ कि ये तो तारामंडल है। तारामंडल में ग्रेट बियर का नाम आता है। ग्रेट बियर को सप्तऋषि कहा जाता है। ग्रेट बियर कह दो, बिग डीपर कह दो, अर्सा मेजर कह दो, ये सप्तऋषि के नाम ने। इस प्रकार बियर सप्तऋषि ये कलछी के आकार का होता है, ठीक है, कलछी के आकार का या फिर क्वेश्चन मार्क के आकार का है, वो सप्तऋषि होता है। ओरियन भी एक तारामंडल है। ओरियन तारामंडल ऐसे आप शिकार करता हुआ दिख रहा है, तो शिकार करता हुआ तारा अभी हाल ही में सीएचएस एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो शिकार वाला ओरियन है। इस प्रकार आपको देखेंगे कितने स्टार है ओरियन में, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 से 8 स्टार होते हैं ओरियन में। और सप्तऋषि में तो 7 होते हैं। कैशियोपिया में इस प्रकार विकृत डब्लू साइज का, ठीक है, विकृत डब्लू साइज के 5 स्टार आपको देखेंगे। कैसे हो पिया, कैशियोपिया है, डब्लू आकार का, एम आकार का है। बाकी लियो मेजर ये देख सकते हो, लियो मेजर लाइन के शेप का। तो यहाँ पर थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। सप्तऋषि को कहा जाता है ग्रेट बियर। तो सप्तऋषि मैंने बताया 7 तारे, इन्हें बिग डीपर कहा जाता है, अर्सा मेजर कहा जाता है। 7 तारों का समूह है। आकार इनका होता है बड़ी कलछी जैसा, पर्चन चिन्ह जैसा आकार होता है। और सप्तऋषि इस प्रकार ये 7 ताराओं का समूह है। कलछी के आकार का ये कलछी है, या फिर इन्हें आप कह सकते हो क्वेश्चन मार्क के आकार का। और इन तारों का नाम क्या है, 7 तारों का नाम है। आप कहेंगे ऐसा डीपली कैसे याद रखेंगे, भाई याद रखो 8वीं कक्षा में दे रखा है, तो आप तो काफ़ी बड़ा स्तर है, सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, तो इनका नाम याद रखना पड़ेगा ट्रिक बनाकर। तो सप्तऋषि में 7 प्रसिद्ध ऋषि हैं, जैसे मरीचि है, मरीचि से संबंधित ये अलकारत तारा है। वशिष्ठ से संबंधित मेजार है। श्रृंगिरस से है अलियोथ है। अत्रि से मैंग्रेज है। ऋतु जो ऋषि है नाम है, उनसे संबंधित तारा है डबे है। पुलस से संबंधित मेरक है। फैक्दा से संबंधित पुलस्सी है। अब तक हालांकि ऐसा सवाल तो नहीं पूछा गया है, लेकिन टीसीएस से कुछ भी पूछ लें, एक बार थोड़ा ये दिमाग में फिट कर लो। नेक्स्ट यहाँ पर सप्तऋषि की बात कर रहा, तो सप्तऋषि ध्रुव तारा दक्षिण गोलार्ध से नहीं दिखाई देता है। सप्तऋषि है, ध्रुव तारा है, ये दक्षिण गोलार्ध से नहीं दिखेगा, उत्तरी गोलार्ध में दिखेंगे। सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि ध्रुव तारा है ना, वो तो फिक्स रहता है पृथ्वी के अक्ष की डायरेक्शन में, तो सभी तारे भी ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हुए आपको दिखेंगे। सप्तऋषि कब देख सकते हो, गर्मियों में देखेगा, रात्रि के प्रथम प्रहर में ही आप इसको देख पाएंगे। ओरियन मैंने कहा, ये ओरियन तारा है, शिकार करते हुए तारा आपको दिखेगा मंडल। सर्दियों में ये मध्य रात्रि में देख सकते हो ओरियन। इसमें भी 7 या 8 चमकीले तारे होते हैं। ओरियन को शिकारी भी कहा जाता है। इनके मध्य में जो 3 एक बेल्ट नुमा होते हैं ना, 3 तारे, 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट को निरूपित करते हैं। और 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। नीचे की डायरेक्शन में आपने देखा चतुर्भुज के आकार के 4 तारे, ये वाले, ये है इसकी बेल्ट 3 तारे, और बाकी ये चतुर्भुज के आकार के 4 तारे आपको देख पाएंगे। ये ओरियन है। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा मैंने कहा सूर्य के बाद सीरियस है, तो सीरियस ओरियन के निकट दिखाई देता है। कौन से तारामंडल के निकट सीरियस तारा है, तो आप कहेंगे ओरियन के निकट है, एनसीईआरटी में दे रखा है। सीरियस को ढूंढने के लिए आपको ओरियन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना करना है, जो पेटी वाली है ना, जो शिकार करते हुए पेटी बेल्ट वाले 3 तारे ना, वहीं से आप सीरियस देख पाएंगे। अब कैसियोपिया, ये भी एक तारामंडल है जो कि विकृत डब्ल्यू या एम शेप का रहता है। सर्दियों में ये दिखाई देगा रात्रि के प्रथम प्रहर में। तो ये प्रमुख तारामंडल हो गए। नेक्स्ट अपन ग्रहों की बात कर रहे हैं। ग्रह हैं, उनसे संबंधित थोड़ी परिभाषा देख लो। परिक्रमण काल क्या होता है, घूर्णन काल क्या होता है, बार बार आगे इनके बारे में बात होगी। ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है। मैंने कहा है ग्रहों का खुद का प्रकाश नहीं होता है, अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश से परावर्तन के कारण ये आपको
दिखाई देंगे इसका प्रकाश, और ये तारों की भांति प्रतीत होते हैं लेकिन इनका खुद का प्रकाश नहीं होता है। अब ग्रहों का परिक्रमण काल होता है, ग्रहों का परिभ्रमण काल होता है। परिक्रमण का काल का मतलब ये हुआ कि सूर्य के चारों ओर जो घूमने में समय लगेगा ना एक चक्र पूरा करने में, वो उसका परिक्रमण काल है। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगा समय, तो सन है, सन की एक परिक्रमा पूरा करने में समय लगेगा, परिक्रमण काल है। घूर्णन काल है, अपने अक्ष पर है, जैसे लट्टू, यहाँ पर एक लट्टू है जो अपने अक्ष पर घूम रहा है, अपने अक्ष पर रोटेट हो रहा है, तो वो हो जाएगा, उसका घूर्णन काल है। परिभ्रमण काल जैसे आप कह सकते हो। तो सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की तरह अपने अक्ष पर घूर्णन गति करते हैं, जो उसका घूर्णन काल हो जाएगा। अब उपग्रह क्या होते हैं? जो खगोलीय पिंड जो किसी अन्य खगोलीय पिंड की परिक्रमा करते हैं, तो किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। मतलब ये हुआ, कोई खगोलीय पिंड है, मान लेते हैं अर्थ है आपका खगोलीय पिंड, इसकी परिक्रमा कोई दूसरा ग्रह कर रहा है तो उसे आप उपग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। और ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए ही उपग्रह शब्द का उपयोग करते हैं। तो ग्रहों की जो परिक्रमा करते हैं ना, वो उपग्रह हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह, जो कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले मानव निर्मित उपग्रह हैं, कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह हैं, ये सोलर फैमिली का मेंबर नहीं है। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उसकी परिक्रमण काल में भी वृद्धि होती है। जैसे आगे बताऊंगा, यहाँ पर देख सकते हो सूर्य से दूरी के अनुसार, जैसे कि ये आपका सन है, ये आपका सूर्य है, सन है, जो कि सबसे बड़ा दिखेगा इस प्रकार। इसके नज़दीक में आपको मिल जाएगा मरकरी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मरकरी यानी बुध मिल जाएगा। सबसे सूर्य के नज़दीक क्या है? बुध है। अब इसको मैंने ट्रिक बनाई हुई है मेरे अनुसार, आपके अनुसार आप बना सकते हो। मैंने बनाई है ईवीएम मशीन से बनाई है। ईवीएम को उल्टा लिख दिया मैंने। क्या किया? ईवीएम को उल्टा लिख दिया, और सूर्य के आप नज़दीकी केस में बात कर रहे हो, लास्ट में मैंने सन कर दिया। सूर्य है तो लास्ट में सन, इधर ईवीएम कर लिया तो बीच में क्या करूँगा? बीच में मैं मजे करूँगा, एम जे कर दूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये सूर्य से सबसे नज़दीक है मरकरी। उसके बाद वीनस है, वीनस का मतलब शुक्र है। ठीक है, मरकरी यानी बुध है। उसके बाद सूर्य के हैं अर्थ यानी पृथ्वी है। नेक्स्ट यहाँ पर मार्स यानी मंगल है, ये मार्स मंगल है। उसके बाद जुपिटर यानी बृहस्पति है। क्या है? बृहस्पति है। नेक्स्ट यहाँ पर सैटर्न यानी शनि हो जाएगा। यूरेनस यानी अरुण है। नेपच्यून यानी वरुण है। ये सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह है, तो सबसे नज़दीक कौन सा है, सेकंड नज़दीक कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है, ये पूरा आप याद रख सकते हो। तो सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम ये हो गए। तो ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर परिक्रमण काल। परिक्रमण काल क्या होते हैं? जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। अब यहाँ पर ये बुध है, सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो एक चक्कर फटाक से पूरा कर देगा। वीनस को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसी प्रकार अर्थ और ज़्यादा टाइम लेगा। और सबसे अधिक टाइम कौन सा लेगा परिक्रमण में? आप कहेंगे सबसे दूर है ना सूर्य से, वो पूरा चक्कर लगाएगा तो सबसे अधिक समय लगेगा। तो सबसे अधिक परिक्रमण काल जो सबसे अधिक दूर है सूर्य से, वो नेपच्यून है, वो वरुण है। तो वरुण का परिक्रमण काल सबसे अधिक है। बुध का परिक्रमण काल सबसे कम है। ये बात कर रहा हूँ परिक्रमण काल की। परिभ्रमण काल में सबसे कम है, वो जुपिटर का है। परिभ्रमण का मतलब अपने अक्ष पर सबसे तेजी से है। भाई जुपिटर है, बृहस्पति इतना भारी ग्रह है, उसके बावजूद अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूम जाता है। 9.9 घंटों में एक चक्कर पूरा कर लेता है अपने अक्ष पर। तो परिभ्रमण काल सबसे अधिक है जुपिटर का, और परिक्रमण काल है जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, वो बुध का है, वो मरकरी का सबसे कम है। और इधर परिभ्रमण काल सबसे कम जुपिटर का, सबसे कम बोल रहा हूँ मैं, यानी सबसे कम समय में घूम जाता है। और सबसे अधिक समय लेगा इधर नेपच्यून लेगा। तो आगे भी परिभ्रमण और परिक्रमण का विस्तृत से बात करूंगा, लेकिन एक बार ये कंसेप्ट आ रहा है तो आपके दिमाग में हो जाए, दोबारा आप देखेंगे इसी वीडियो में और ईजी हो जाएगा। अब मैं ग्रहों की बात कर रहा हूँ तो आप कहेंगे ग्रह है कितने? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी को पता 8 ग्रह हैं। लेकिन कुछ कहेंगे पहले पढ़ा है तो 9 ग्रह थे, यानी 2006 से पहले यदि आपने पढ़ाई की है तो 9 ग्रह आपने देखे होंगे। 9 ग्रह में सवाल पूछा जाता है, 9वां ग्रह जो प्लूटो है वो कब अलग किया गया, उसको कब ग्रह से हटाया गया? तो 2006 में हटाया गया। प्लूटो को 2006 में ग्रह जो 9 ग्रह थे उनके 9 ग्रहों के परिवार से हटा दिया गया 2006 में, और प्लूटो को रखा गया है अभी बौने ग्रह की श्रेणी में। अब ये पूरे ग्रह आप देख सकते हो, पूरी टेबल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टेबल को मैं समझा देता हूँ, इसका मतलब क्या है। बहुत ही फायदेमंद टेबल है, यहाँ से सवाल एग्जाम में बनते ही बनते हैं, कंसेप्ट सही देख लो। अब सूर्य से दूरी के क्रम में मैंने सारे ग्रह बता दिए, यानी सबसे नज़दीक बढ़ते क्रम में है, यानी सबसे नज़दीक सूर्य के बुध हैं, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सबसे दूर पर है। द्रव्यमान है, अब भार है, वजन है। द्रव्यमान के केस में
बढ़ते क्रम में सबसे कम द्रव्यमान यानी सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है? बृहस्पति का। जुपिटर सबसे भारी ग्रह है। जुपिटर के बाद भारी ग्रह है शनि है। जुपिटर के बाद शनि है। उसके बाद वरुण है। भार के केस में अरुण से पहले वरुण आ जाता है। वरुण भारी ज़्यादा है अरुण से, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होने वाले हो। जब आकार की बात आएगी ना, उस केस में आप कंफ्यूज होंगे, तो मैं वो भी कवर कर दूंगा। अब अरुण है, वरुण के बाद अरुण है। उसके बाद भारी में पृथ्वी आ जाती है, फिर शुक्र आ जाता है, मंगल आ जाता है, बुध सबसे हल्का ग्रह है। तो ये आपने देखा सबसे भारी ग्रह। यहाँ से आप देखेंगे ना सूर्य से दूरी के क्रम में, मैंने कहा ये जुपिटर की स्थिति ये क्रम में है दूरी में, तो बृहस्पति सबसे भारी है। उसके बाद शनि भारी है, बृहस्पति के नज़दीक शनि है, तो शनि यहाँ पर सेकंड भारी है। थर्ड भारी कौन सा है? तो थर्ड भारी शनि के नज़दीक अरुण है, लेकिन थर्ड भारी वरुण है। द्रव्यमान है, द्रव्य व यानी वरुण है थर्ड भारी। थर्ड भारी वरुण है। आकार में जरूर अरुण है, वो वरुण से बड़ा है। अ का मतलब क्या हुआ? आकार। आकार में अरुण हो गया, तो आकार में अरुण बड़ा है, ध्यान रखना, लेकिन द्रव्यमान में व से वरुण बड़ा है, ध्यान रखना, ये हो जाएगा। क्योंकि जो आप आकार का देखेंगे, जब व्यास का देखेंगे, व्यास में सेम कंसेप्ट हो रहा है लागू। व्यास में भी बृहस्पति का आकार सबसे बड़ा है। बृहस्पति के बाद आकार में शनि आ जाएगा सेकेंड। शनि के बाद आकार में यहाँ पर अरुण आ रहा है। मैंने कहा द्रव्यमान में वरुण भारी है। द्रव्यमान द्रव्य व यानी वरुण भारी, आकार में यानी आकार में अरुण भारी, अ से अरुण याद रखिएगा। उसके बाद अरुण वरुण आपस में स्विच कर लो यहाँ से, और फिर वही क्रम है आकार के अनुसार, व्यास के अनुसार। पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आपके आ जाएगा शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध आ जाएगा। शुक्र मंगल बुध ये आकार है, ये द्रव्यमान का बढ़ता क्रम है, या उल्टा बोल सकते हो, सबसे छोटा द्रव्यमान में हल्का बुध, उसके बाद मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण वरुण, शनि, बृहस्पति, और ये व्यास में आकार में देख लो। तो ये तीनों ही क्रम इंपॉर्टेंट है। एक तो सूर्य से डिस्टेंस, सेकंड द्रव्यमान, थर्ड इसका आकार। एक और इम्पोर्टेंट है, वो है पृथ्वी से दूरी के क्रम में पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा, उससे दूर कौन सा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो भी लगे हाथ आपको बता ही देता हूँ। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक हैं, जैसे कि आपने देखा सन के पास में क्या है, EVM है, ई यहाँ पर है। उसके बाद बीच में आप मजे कर रहे हो, इधर SUN है, ठीक है। अब ई के नज़दीक कौन सा है, V है या फिर M है? क्योंकि ई के पास एक तो M आ रहा है, नहीं, मार्स आ रहा है, मंगल आ रहा है, और एक आ रहा है शुक्र आ रहा है, लेकिन ई के पास में शुक्र ज़्यादा नज़दीक है, ध्यान रखना। शुक्र के बाद है ये मंगल जरूर है। मंगल के बाद अब यहाँ पर एक ये आ जाएगा, M आ जाएगा, एक J आ जाएगा, लेकिन ये M पहले आएगा, बुध पहले आएगा। तो शुक्र पृथ्वी से दूरी के केस में सबसे नज़दीक है शुक्र। उसके बाद क्या है? मंगल है। क्योंकि सूर्य से दूरी का क्रम आपको पता है, तो आप इजीली कर सकते हो। सूर्य की दूरी का क्रम क्या है? ये है पृथ्वी से शुक्र नज़दीक हो गया। शुक्र के बाद यहाँ पर मंगल आ जाएगा, ठीक है। मंगल के बाद ये वाला बुध आ जाएगा। बुध के बाद अब जुपिटर आ जाएगा, फिर जुपिटर के बाद शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो ये पृथ्वी से दूरी का कवर हो गया। इससे पहले आपने देख लिया द्रव्यमान के अनुसार है, भारी से हल्का, और आकार के अनुसार है, ये सारा कंसेप्ट कवर। और इस टेबल से क्या पूछा जाता है, और तीन और फैक्टर हैं यहाँ पर। एक तो है घूर्णन गति, एक है कक्षीय गति। अब घूर्णन गति क्या होती है? जो अपने ही अक्ष पर ग्रह घूमते हैं ना, तो सबसे तेजी से अपने अक्ष पर घूमता है। कहने को तो भारी ग्रह है जुपिटर, लेकिन अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूम जाता है, 9.9 घंटे में ही सबसे तेजी से। मतलब आप कहेंगे इतना तेजी से घूम रहा है, इसका मतलब इस पे दिन और रात सबसे छोटे होंगे। बिल्कुल, यहाँ पर दिन है वो सबसे छोटा होता है, अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूम जाता है, तो जुपिटर में दिन सबसे छोटा होगा। इसके बाद यहाँ पर शनि की बात करें, तो शनि है सेकंड है। अब ये भारी है, जुपिटर के बाद सेकंड भारी शनि है, लेकिन शनि भी अपने अक्ष पर सेकंड सबसे तेजी से घूम जाता है 10.7 घंटे में। उसके बाद भार में वरुण है। अब ये सारा भार का उल्टा चीज हो रही है। वरुण है थर्ड भारी, तो ये थर्ड सबसे तेजी से घूम जाता है, 16.1 घंटे में घूम जाता है वरुण। उसके बाद चौथे स्थान पर घूर्णन गति में अरुण है, फिर पृथ्वी है पांचवें स्थान पर, छठे पर मंगल है, बुध सातवें, और सबसे घूर्णन गति में सबसे धीमा जो घूमता है ना, वो घूमता है शुक्र। सबसे धीमा शुक्र, सबसे तेज जुपिटर। और कक्षीय गति की बात करें, कक्षीय गति का मतलब सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण कर रहे हैं, तो परिक्रमण में मैंने कहा बुध सबसे नज़दीक है, तो सबसे तेजी से परिक्रमण करेगा 88 दिन में, सबसे तेजी से। वो भी 88 दिन लग जाते हैं परिक्रमण करने में। पृथ्वी को कितने लगते हैं? 365 दिन के आसपास पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगाती है समय। तो आप कहेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में घूम जाती है।
जो उसकी घूर्णन गति हो गई। और पृथ्वी की परिक्रमण गति जो सूर्य के चारों ओर घूमती है वो 365.2 दिन में घूम जाती है। कक्षीय गति की बात कर रहे थे, बुध है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो कक्षीय गति भी उसकी सबसे फर्स्ट होगी, 88 दिन है। और सबसे धीमी कक्षीय गति यानी सबसे अधिक समय जो कक्षीय गति में लगेगा, जो सूर्य से सबसे दूर होगा, मतलब सूर्य से सबसे दूर है वरुण है, तो वरुण की कक्षीय गति सबसे अधिक है। लगभग दिन की बात करें तो 59,800 दिन लग जाते हैं वरुण को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। तो ये क्रम हो जाएगा कक्षीय गति का। कक्षीय गति का वही क्रम है जो कि ग्रहों की सूर्य की डिस्टेंस से क्रम है। और बाकी घूर्णन गतिका में जुपिटर सबसे तीव्र घूम जाता है, यानी सबसे कम घूर्णन गति है जुपिटर की है 9.9 घंटे। सबसे अधिक घूर्णन गति है, अधिक समय लगता है, वो शुक्र को लगता है। घनत्व की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, कौन सा ग्रह है वो जल पर तैरता हुआ प्रतीत होता है, तो आप कहेंगे जिसका घनत्व सबसे कम होगा वो तैर सकता है, जिसका घनत्व जल से कम है वही तो तैरेगा। तो शनि का घनत्व आप देखेंगे ना 0.7 होता है और जल से कम है ये। तो शनि का घनत्व जल के सापेक्ष है, ये पूरा घनत्व जल के सापेक्ष में बता रहा हूँ। तो जल के सापेक्ष जैसे कि अरुण का 1.1 है तो जल से थोड़ा ज़्यादा है, एक जल का मान के चलो, ठीक है। शनि का 0.7 है तो जल से कम है, तो घनत्व जो जल से कम है तो ये शनि तैर सकता है। शनि के बाद घनत्व का ये बढ़ता हुआ क्रम है, शनि के बाद अरुण का घनत्व, अरुण के बाद जुपिटर का है, जुपिटर के बाद वरुण का है, फिर मंगल का, शुक्र का, बुध का। पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है, 5.5 है पृथ्वी का घनत्व। ये घनत्व भी याद रखो भाई, पृथ्वी का घनत्व 5.5 है, 3.3 के समथिंग है वो चंद्रमा का घनत्व है, ठीक है, चंद्रमा का घनत्व। तो ये तो हो गया घनत्व। अब ग्रहों का कुछ कलर भी होता है जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे जुपिटर है ना वो पीला दिखाई देगा आपको, शनि भी थोड़ा पीला भी दिखाई देता है, शनि जुपिटर दोनों पीले टाइप से दिखाई देते हैं। और N2 के कारण शनि काला भी आपको पूछ ले, शनि किस कारण काला होता है तो नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण। और जुपिटर किस कारण पीला दिखाई देता है, सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। मंगल है उसको लाल ग्रह कहा जाता है। आगे ग्रहों के डिस्कशन बात पूरा डिटेल में देखेंगे, विशेषताएं अभी देखने ही वाले इस वीडियो में। मंगल है वो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देता है, सवाल आता है मंगल किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है, तो आप कहेंगे आयरन ऑक्साइड के कारण। अरुण है वो हरा दिखाई देगा, अरुण वरुण दोनों ही हरे ग्रह हैं, ठीक है, अरुण और वरुण दोनों हरे हैं। यहाँ पर मिथेन की उपस्थिति के कारण अरुण हरा दिखाई देता है, मिथेन याद रखना, ठीक है, मिथेन। शुक्र है ना सबसे गर्म ग्रह, तो आप कहेंगे भाई जब बुध है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है तो शुक्र सबसे गर्म कैसा हुआ, जिन्हें मैंने बढ़ता हुआ क्रम बताया सूर्य से दूरी का, तो सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध है। अब बाकी जितने भी ग्रह हैं उनका खुद का प्रकाश तो है नहीं, ये सूर्य के प्रकाश से ही गर्म होते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से गर्म होगा तो बुध पर सूर्य का प्रकाश बहुत तेज़ पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, तो सूर्य बुध क्यों ना सबसे गर्म ग्रह है। तो यहाँ पर सबसे गर्म ग्रह में शुक्र ग्रह का नाम आता है, आपको याद रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि बुध पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, बुध पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल ही तो होता है जो कि सूर्य की रोशनी को अवशोषित करता है, सूर्य की रोशनी को अवशोषित करने के लिए वहाँ पर माध्यम होना आवश्यक है, वायुमंडल का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर बुध पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए सूर्य की रोशनी अवशोषित नहीं होती है। इस कारण बुध एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जो तापांतर है, यानी दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तो तापांतर सबसे अधिक देखने को मिलता है दिन और रात में। शुक्र में वायुमंडल होता है तो तापांतर बहुत कम देखने को मिलता है दिन और रात में। और शुक्र इसलिए सबसे गर्म है क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है, तो आप कहेंगे शुक्र पर वायुमंडल है तो क्यों ना वहाँ पर जीवन यापन कर सकते हो, लेकिन शुक्र पर क्या है, CO2 बहुत ज़्यादा है, सब CO2 के बादल है एक तरीके से शुक्र पर। वायुमंडल के नाम पर कार्बन डाइऑक्साइड है, अपन को क्या चाहिए, O2 चाहिए, CO2 से मर जाएंगे भाई, CO2 तो अपन छोड़ते हैं, तो शुक्र पर CO2 ज़्यादा है। CO2 के कारण ही, CO2 की सघनता के कारण ही ये क्या करता है, सूर्य की रोशनी को अवशोषित करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड सहयोग करती है सूर्य की रोशनी को अवशोषित करने में, सभी को पता है। इसलिए शुक्र ग्रह है सबसे गर्म ग्रह है बुध नज़दीक होने के बावजूद, क्योंकि बुध में वायुमंडल नहीं है। और शुक्र ग्रह में वायुमंडल है तो सबसे चमकीला ग्रह भी है वो शुक्र है, सबसे गर्म भी है वो शुक्र है। पृथ्वी जल के कारण कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है जल के कारण। अब यहाँ पर ग्रहों में ये भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय ग्रह है, कौन सा आंतरिक ग्रह है, कौन सा बाह्य ग्रह है, और ये सभी आप याद रख लो बिल्कुल आसान ट्रिक से। सूर्य से यदि ग्रहों की आपको डिस्टेंस पता है, कौन सा नज़दीक है कौन सा सूर्य से सबसे अधिक दूर है, तो इजीली आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह मतलब जो सूर्य सन है इसके नज़दीक है ईवीएम मशीन है, ठीक है, ईवीएम का मतलब इसके नज़दीक मरकरी है, इसके नज़दीक वीनस है यानी शुक्र है, इसके नज़दीक पृथ्वी है, और बीच में आपने मज़े किए हैं मार्च है, इसके नज़दीक क्या है,
मंगल है, इसके नज़दीक जुपिटर है, उसके लास्ट में सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो 4 ग्रह हैं ना, मरकरी, वीनस, पृथ्वी और मार्स, ये हैं आंतरिक ग्रह, ये हैं स्थलीय ग्रह। क्या है? धरातल है, यहाँ पर स्थलीय ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल स्थलीय है। और जहाँ पर धरातल नहीं है, स्थल नहीं है, गैस ही गैस है, जो सबसे लास्ट वाले 4 ग्रह हैं उन्हें बाह्यतम ग्रह कहा जाता है। और भारी ग्रह भी है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है, भारी ग्रह भी कहा जाता है। गैसीय ग्रह कहा जाता है जुपिटर, शनि, अरुण, वरुण को, जुपिटर को विशेषकर, शनि को विशेषकर गैसीय ग्रह कहा जाता है। अरुण, वरुण ये पूरे चारों ही गैसीय ग्रह है, बाह्यतम ग्रह है। तो ये कंसेप्ट भी आपकी कवर है। आगे मैं क्षुद्र ग्रह बताऊंगा, लेकिन आप जान लो क्षुद्र ग्रह क्या होता है। जो आपने मजे किए हैं, एमजे किया है, यानी मंगल और जुपिटर है, मजे किए हैं, यहाँ पर क्या हो गया? क्षुद्र ग्रह हो गया। क्या हो गया? क्षुद्र ग्रह है। मंगल और जुपिटर के मध्य जो पूरा क्षेत्र है ना, वो क्षुद्र ग्रहों का है। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, एक पूरी पेटी बेल्ट है ये क्षुद्र ग्रहों की, जो मंगल और जुपिटर के मध्य है। ध्यान रखना, क्षुद्र ग्रह है जो एमजे हो रहा है, इनके मध्य है क्षुद्र ग्रह। ठीक है। अब गैस जाइंट्स हो गए। हमारे सौरमंडल में 4 गैसीय ग्रह हैं, मैंने बता दिए। लास्ट वाले 4 ग्रह हैं जिसमें बृहस्पति, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है। गैस जाइंट आप बोलेंगे इसे। बृहस्पति को गैसीय विशाल ग्रह, गैस में सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति है। इसका वातावरण सूर्य की तरह हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस से बना हुआ होता है बृहस्पति। अब ड्वार्फ प्लैनेट देख लो। ड्वार्फ प्लैनेट जैसे प्लूटो है, उसको अब ड्वार्फ प्लैनेट बौने ग्रह में रखा गया है। इसी प्रकार आपको पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह नहीं है, तो ये 3 बौने ग्रह तो याद रख लो, चौथा जो पूछेगा वो सही कर देंगे आप। प्लूटो बौना ग्रह है, एरिस बौना ग्रह है, सीरीज बौना ग्रह, तो 3 प्रमुख बौने ग्रह हैं। ड्वार्फ प्लैनेट रट लो भाई। अब ग्रहों के उपग्रहों से सवाल पूछा जाता है, कौन से ग्रह के कितने उपग्रह हैं भाई? सबसे नज़दीक जो सूर्य के हैं ना, सबसे नज़दीक कौन से हैं? EVM से शुरुआत आपने की थी, ये आपका सन था। तो M यानी मरकरी सबसे नज़दीक था, मरकरी यानी बुध सबसे नज़दीक था, वीनस यानी शुक्र सबसे नज़दीक था, उसके बाद पृथ्वी नज़दीक है। तो मरकरी और वीनस सबसे नज़दीक है, तो इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। मरकरी और वीनस के 0 उपग्रह हैं। उसके बाद यहाँ पर 0 से फिर 1 तो आओ, तो पृथ्वी पर 1 है, सभी को पता, मून है। उसके बाद आप आएंगे, एमजे किया आपने, मंगल और जुपिटर। अब मंगल आ गए तो मंगल पर 2 दे दिए, पहले 0 0 1 2। मंगल पर 2 उपग्रह हैं, 2 उपग्रह में फोबोस और डिमोस का नाम आता है। सवाल पूछ लिया जाता है पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह मंगल का डिमोस है दोस्तों। कौन सा है? डिम है। ये पूरा डिम ही आपको नाम से ही स्पष्ट है भाई, डिम है तो सबसे छोटा है ये। तो डिमोस जो मंगल का उपग्रह है, फोबोस और डिमोस 2 मंगल के उपग्रह हैं। तो आप कहेंगे मंगल के बाद जुपिटर आया, फिर सैटर्न आया, उसके बाद आपने देखा यूरेनस और नेपच्यून आया। यहाँ पर जुपिटर के हैं 79 ज्ञात उपग्रह और सैटर्न के हैं 82, यानी शनि के सबसे अधिक उपग्रह आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पर पूछ लें सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, मैंने कहा डिमोस तो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है गैनीमेड। गैनीमेड उपग्रह पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है गैनीमेड? आप कहेंगे गैनीमेड तो बृहस्पति का है, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है। और शनि के उपग्रह में सवाल पूछा जाता है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? शनि का एक उपग्रह है टाइटन, शनि के 82 उपग्रह हैं। उसके बाद अरुण के हैं, यूरेनस के हैं, नेपच्यून के हैं। अब अरुण के 27 है, ध्यान रखना। अब नेपच्यून यानी एन से शुरुआत होती है, नेपच्यून यानी वरुण। अब एन अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन से नंबर पर आता है? 14 पे आता है। तो एन का अल्फाबेटिकल ऑर्डर 14 नंबर पर है। तो एन के उपग्रह भी कितने हैं? नेपच्यून के उपग्रह भी कितने हैं? 14 हैं। सवाल पूछ लिया जाता है कि ट्रिटॉन किस ग्रह का उपग्रह है? ट्रिटॉन है वरुण का, टाइटन है शनि का, गैनीमेड है बृहस्पति का, फोबोस डिमोस है मंगल की। अरुण के कितने? 27 ज्ञात उपग्रह हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं सभी 8 जो ग्रह हैं उनकी क्या क्या प्रमुख विशेषता है, जहाँ से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सवाल पूछ लिए जाते हैं। और इन ग्रहों की सभी इंपॉर्टेंट विशेषताएं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा, देख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं सूर्य के सबसे नज़दीक बुध से, मरकरी से शुरुआत करते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक और सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे समीप ग्रह है, मैंने कहा ईवीएम, सन है तो ईवीएम है, यानी मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक है। सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है? बुध है, सबसे छोटा भी बुध और सूर्य के सबसे समीप भी बुध है। अब बुध को अन्य नाम कहा जाता है संपन्नता का देवता है। बुध क्या है? एकदम समृद्धि का देवता है, संपन्नता का देवता है, वो बुध को कहा जाता है। और बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है तो ये फटाक से परिक्रमण कर देगा। क्या करेगा? परिक्रमण है वो सबसे तेज होता है, यानी सबसे छोटा परिक्रमण काल होगा, 88 दिन का रहता है। ये 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। और बुध पर क्या है? वायुमंडल नहीं है। सो वायुमंडल नहीं होने के कारण ये सूर्य के सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी
गर्म नहीं है क्योंकि वायुमंडल नहीं है। तो गर्म ग्रह है शुक्र है क्योंकि शुक्र ग्रह में वायुमंडल है, शुक्र ग्रह पर CO2 के बादल है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध का क्या भाई, विनस का भी नहीं है। सूर्य के दोनों ही नज़दीक जो उपग्रह है ना, मरकरी और विनस, दोनों का भाई कोई भी उपग्रह सैटेलाइट नहीं है। ये सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद क्षितिज पर देखा जा सकता है आप। और दिन इसका अत्यधिक गर्म, वायुमंडल नहीं है तो गर्म होगा दिन बहुत अत्यधिक, और रात है बहुत ज़्यादा ठंडी होगी क्योंकि इनको कोई भी रोक नहीं सकता है। गर्म होगा तो बहुत ज़्यादा और ठंडा होगा तो बहुत ज़्यादा। वायुमंडल नहीं है भाई, वायुमंडल नहीं है तो गर्मी को कौन रोकेगा। जब सूर्य का प्रकाश आ रहा होगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और सूर्य छुप जाएगा, अस्त हो जाएगा, वहाँ पर तो गर्मी एकदम जीरो हो जाएगी, सर्दी आ जाएगी, बिल्कुल एकदम ठंडा हो जाएगा, गर्मी रहेगी ही नहीं क्योंकि वायुमंडल है नहीं, उसको कोई रोक नहीं सकेगा। अब नासा ने पूछ लिया जाता है कि मैसेंजर उपग्रह भेजा था किस उपग्रह के अध्ययन के लिए, किस ग्रह के अध्ययन के लिए नासा ने मैसेंजर उपग्रह भेजा है। मैसेंजर भेजा है मरकरी के अध्ययन के लिए। मरकरी का अध्ययन यानी बुध के अध्ययन के लिए नासा ने मैसेंजर 2004 में भेजा था। और ये सबसे सूर्य के नज़दीक है तो कक्षीय गति सबसे अधिक है, परिक्रमण गति सबसे अधिक है इसकी। बुध के बाद ग्रह आ जाता है शुक्र। बुध के बाद नज़दीक ग्रह कौन सा, शुक्र है सेकंड। बुध के बाद सूर्य का निकटतम ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह क्योंकि वायुमंडल है और सूर्य का सेकंड निकटतम है, सबसे गर्म, सबसे चमकीला। और शुक्र ग्रह की मैंने क्या डायरेक्शन कुछ उल्टा ही है, शुक्र ग्रह है अपने आप में उल्टा है क्योंकि बाकी जितने भी ग्रह हैं ना, अरुण और शुक्र को छोड़ दें, वो पश्चिम से पूर्व की डायरेक्शन में घूर्णन करते हैं, पश्चिम से पूर्व की डायरेक्शन में घूमते हैं, वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, ठीक है। लेकिन शुक्र ग्रह है ये पूर्व से पश्चिम दिशा में, शुक्र क्या करेगा, पूर्व से पश्चिम में घूमता है, ध्यान रखना, शुक्र उल्टा करता है। शुक्र को कहा जाता है सुंदरता का देवता। शुक्र मनाओ आप, इतने सुंदर हो भाई, शुक्र है सुंदरता का देवता। शुक्र को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र, इवनिंग स्टार यानी सांझ का तारा वो भी शुक्र है, और चमकीला तारा शुक्र, गर्म तारा शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र। तो ये सभी वीनस है। आकार और भार में लगभग पृथ्वी के बराबर है, आकार में भी भार में भी पृथ्वी के बराबर है, तो ये पृथ्वी की बहन हो गई एक तरीके से। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन है वो शुक्र है। इस ग्रह पर दिन और रात का तापमान एक समान रहता है क्योंकि वायुमंडल है, एक समान तापमान है। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, बिल्कुल सूर्य की नहीं, पृथ्वी की बात हो रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। पृथ्वी है ना EVM, तो ई के नज़दीक वी है ना, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम है वीनस। ये पृथ्वी की विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, शुक्र पूर्व से पश्चिम है, अरुण भी पूर्व से पश्चिम में, ध्यान रखना। बुध के समान जो नज़दीक है दोनों ही सूर्य के, वीनस और मरकरी के कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है। मैंने कहा भाई शुक्र में CO2 बहुत ज़्यादा है, मोटे बादल आपको CO2 के मिलेंगे। एकमात्र ऐसा ग्रह जिसके परिभ्रमण काल एवं परिक्रमण काल में सबसे कम अंतर है, 225 और 255 ऐसा कुछ इनका अंतर है। परिक्रमण और परिभ्रमण में सबसे कम अंतर है। परिक्रमण यानी सूर्य के चारों, और परिभ्रमण यानी अपने अक्ष पर घूमता है। तो सबसे कम अंतर आपस में मिलता है परिक्रमण और परिभ्रमण काल का। वैसे चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण काल बिल्कुल इक्वल है, जो आपने देखा था 27.3 दिन चंद्रमा का, लेकिन चंद्रमा ग्रह नहीं है, उपग्रह है। इस ग्रह पर सूर्य उदय पश्चिम दिशा में और अस्त पूर्व में, क्योंकि ये उल्टा घूमता है तो सूर्य उल्टा हो जाएगा उदय अस्त। हमारे यहाँ पूर्व से पश्चिम होता है, पूर्व में उदय पश्चिम अस्त होता है पृथ्वी में, लेकिन यहाँ पर पश्चिम में उदय होगा और पूर्व में अस्त हो जाएगा, ये उल्टा होगा। जैसे कि मैंने बताया जो मैसेंजर है वो मरकरी के अध्ययन के लिए भेजा था, लेकिन मैगलेन है ये शुक्र के अध्ययन के लिए, ठीक है। शुक्र के अध्ययन के लिए मैगलेन भेजा गया था 1989 में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पृथ्वी है। पृथ्वी सर्वप्रथम पाइथागोरस नामक विद्वान ने कहा कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल नहीं है, ध्यान रखना, पृथ्वी गोल नहीं है, जियोइड शेप की है। सर्वप्रथम का पाइथागोरस नामक विद्वान ने कहा कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी को नीला ग्रह, क्योंकि जल यहाँ पर है तो जल ग्रह, नीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर 71% भाग पर जल है, पृथ्वी के 71% सतह पर पानी है, और इन 71% में भी 70% तो यहाँ पर समुद्र का जल है, 1% बाकी धरातल पर जल है, और 70% समुद्र का जल है, 71% पृथ्वी पर जल है। और पृथ्वी का परिक्रमण काल है 365 दिन में, ये सूर्य का एक चक्र लगा लेता है, अपने अक्ष पर ये घूम लेता है 24 घंटे में। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या घूमता है, पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में घूमता है। तो मैंने कहा अरुण और शुक्र को छोड़ देना, सभी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व में भी घूमते हैं अपने अक्ष पर, लेकिन शुक्र और अरुण है वो पूर्व से पश्चिम में घूम रहे हैं।
इसी कारण पृथ्वी पर सूर्योदय पूर्व में होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, ध्यान रखना, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी, अपना जो अक्ष है उसी पर 23.5 डिग्री है। लेकिन कक्षा तल पर, कक्षीय अक्ष पूछ ले, कक्षा वाला तल पूछ ले, उस पर पृथ्वी झुकी हुई है 66.5 डिग्री। कितना? 66.5 डिग्री पृथ्वी कक्षीय तल पर झुकी हुई है। और इसी कक्षीय तल पर झुकने के कारण ऋतु चेंज होती हैं। किस कारण? कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है ना। सो यहाँ पर ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? एक तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, सेकंड अपने अक्ष पर झुका होने के कारण। ये सवाल पूछा हुआ है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण एक तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, सेकंड अक्ष पर झुका होने के कारण है। पृथ्वी के अपने कक्षीय तल की ओर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव कक्षीय तल पर झुके होने के कारण 66.5 डिग्री झुकी हुई है। सो उत्तरी ध्रुव प्रदेश में 6 महीने का दिन और दक्षिण ध्रुव में 6 महीने की रात होती है, वो कक्षा तल में झुके होने के कारण। बाकी यहाँ पर अक्ष पर झुका होने के कारण, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, शुरुआत में मैंने उल्टा कह दिया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो झुकी है ना 23.5 डिग्री के कारण, इसी के कारण ऋतु परिवर्तन हो रही है। और जो 66.5 डिग्री पर कक्षा तल पर झुकी हुई है, इस कक्षा तल पर झुके होने के कारण यहाँ पर 6 महीने का उत्तरी ध्रुव पर दिन है, दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। बाकी ऋतु परिवर्तन में एक तो पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमण कर रही है, सेकंड अपने ध्रुव अक्ष पर झुकी हुई है। सो यहाँ पर ऋतु परिवर्तन हो रहा है। मंगल ग्रह, इसको कहा जाता है लाल ग्रह। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, देवताओं का ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल है, लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण है वो लाल है। फोबोस और डिमोस 2 मंगल के उपग्रह हैं, जिसमें डिमोस है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। आकार के अनुसार ये सौरमंडल का दूसरा छोटा ग्रह है, आकार के अनुसार है ये दूसरा छोटा ग्रह है वो मंगल है, सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है और दूसरा सबसे छोटा मंगल है। परिक्रमण अवधि है पृथ्वी से अधिक होती है, 687 दिन होती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। और ये कक्षा तल से कितना झुका हुआ है मंगल? तो 25 डिग्री के कोण पर कक्षा तल से झुका हुआ है। और बाकी यहाँ पर निक्स ओलंपिया आपको पूछ लें कि मंगल का सर्वोच्च पर्वत है या फिर मंगल ग्रह, निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर है? निक्स ओलंपिया मंगल पर है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना हाइट पर है निक्स ओलंपिया। और पूछ ले सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ना, सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी मंगल पर है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी सौरमंडल का मंगल पर है, नाम है उसका ओलंपस। ओलंपस ज्वालामुखी मंगल पर है। और मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए सभी को पता होगा भाई भारत ने क्या कारनामा किया है, मंगल मिशन, मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM। तो मंगलयान का पूछा जाता है कि मंगलयान प्रक्षेपित कब किया था? 5 नवंबर 2013 को किया था। इसरो ने श्री हरिकोटा से पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C-25 से प्रक्षेपित किया था। और 24 सितंबर 2014 को ये मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। इसको 19 जून 2017 को 1000 दिन पूर्ण हो गए हैं। तो ये डेट याद रखो, 5 नवंबर 2013, 24 सितंबर 2014। अब नेक्स्ट प्लानेट है वो है जुपिटर, वो है बृहस्पति। जुपिटर को, बृहस्पति को शीतल ग्रह कहा जाता है। जुपिटर को मनुष्य एवं देवताओं पर शासन करने वाला ग्रह कहा जाता है। ये सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह, सबसे बड़ा, सबसे विशालतम ग्रह जुपिटर है। इसका कलर कुछ नारंगी और उस पर सफ़ेद धारियाँ हैं। जुपिटर नारंगी कलर का, सफ़ेद धारियाँ, रिंग्स भी मिल जाएगी आपको। कुल 79 उपग्रह हैं। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है ना, ये जुपिटर का ही है। और इस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है क्योंकि इसका परिभ्रमण है, अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूम जाता है, 9.9 घंटे में ये घूम जाता है। सो इसका परिभ्रमण काल सबसे कम है और सबसे छोटा दिन होता है। और पूछ लें कि जुपिटर की खोज किसने की? गैलीलियो ने की है। जुपिटर की खोज 1610 में की है, 1610 में गैलीलियो ने की है। और ये गैस ग्रह हैं। लास्ट वाले 4 ग्रह आपने कहा, जुपिटर, शनि, अरुण, वरुण, गैस ग्रह हैं। तो ये गैसों का ग्रह है जहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। और इसका एक उपग्रह गैनीमेड है सबसे बड़ा, लेकिन एक इसका उपग्रह यूरोपा भी है। यूरोपा उपग्रह पर पानी की संभावनाएं हैं वो खोजी गई हैं। जुपिटर का अध्ययन करने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा? वाइजर फर्स्ट है, वाइजर फर्स्ट जुपिटर के अध्ययन के लिए। इसका परिक्रमण अवधि कितनी है? इसकी परिक्रमण अवधि यानी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में ये 11.9 वर्ष लगा देता भाई सूर्य के चारों ओर, क्योंकि काफ़ी दूर है ना ये सूर्य से। जुपिटर का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना, भाई पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है जुपिटर। नेक्स्ट आपका प्लानेट है वो सैटर्न है, शनि है। शनि को रिंग्स वाला ग्रह कहा जाता है, तैरता हुआ ग्रह। भाई शनि का जो घनत्व है ना वो जल से कम है, 0 कुछ समथिंग है, तो ये तैरता हुआ ग्रह है।
इसे कुंडली वाला ग्रह आप कहेंगे, कृषि का देवता कहेंगे। शनि पर आपको रिंग्स है वो स्पष्ट दिख जाती है। शनि जो ग्रह है इसके चारों ओर रिंग्स आपको दिख जाएगी, रिंग्स दिख जाएगी सैटर्न पर। तो कुंडली वाला है, रिंग्स वाला है, कृषि का देवता है। और इस गैसों का गोला भी कहा जाता है। बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा है। इस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है, सबसे कम घनत्व तो आपको पूछ रहे ना भाई, शनि का घनत्व तो सबसे कम है, इसलिए जल पर तैरता हुआ प्रतीत होता है। इसके कुल सबसे अधिक 82 उपग्रह हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटन इतना बड़ा है कि आकार में बुध ग्रह के समान है। और पूछ ले निम्नलिखित में से ये क्या है और किसके ये सैटेलाइट है, किसके उपग्रह है? रिया है, टेथस है, मिसास है, इंसेलेट्स है, डायोन है, लैपिड्स है। ये दोस्तों शनि के उपग्रह हैं। शनि के सबसे अधिक 82 उपग्रह है ना, उनमें रिया भी है, टेथस भी है। रिया, टेथस, मिसास है शनि के उपग्रह, डायोन शनि के उपग्रह। एक शनि का उपग्रह है फोबे। फोबे विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। शनि वगैरह है सभी पश्चिम से पूर्व में चक्कर लगाते हैं। मैंने कहा शुक्र है वो उल्टा घूमता है, अरुण उल्टा घूमता है पूर्व से पश्चिम, तो शनि का फोबे उपग्रह भी उल्टा घूम रहा है। फोबे भी उल्टा है, फोबिया हो गया इसको। परिक्रमण काल शनि का है 29.5 वर्ष है। परिक्रमण काल सूर्य के चारों ओर घूमने में 29.5 वर्ष लगा रहा है। आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देगा आपको शनि, पीले रंग का शनि दिखाई देगा। इसके भूमध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित रिंग्स है। शनि के चारों ओर रिंग्स आपको दिखेंगी। यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, मिथेन गैस पाई जाएगी। रंग इसका पीला हो जाएगा और पानी से हल्का है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अरुण। वरुण देख लेते हैं। अरुण है हरा ग्रह है, मिथेन उपस्थित है। अरुण को लुढ़कता हुआ ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये भूमध्य रेखा की साइड में झुका हुआ है, तो लुढ़कता हुआ ग्रह कहा जाता है। लुढ़कता हुआ किसको? अरुण को। हरे रंग का ग्रह कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, स्वर्ग का देवता कहा जाता है। सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट नोट करो भाई, कि सबसे पहले जो खोजा गया ग्रह है दूरबीन से, अरुण पहला ग्रह था जो विलियम हर्शेल द्वारा दूरबीन से 1781 में खोजा गया था। विलियम हर्शेल ने खोजा था। अरुण को हर्शेल ने खोजा था, ठीक है। अरुण यूरेनस को हर्शेल ने दूरबीन से 1781 में खोजा था। हर्शेल अरुण याद रख लो भाई। अरुण के 27 है, नेपच्यून के एन आ रहा, वरुण के एन है, एन तो 14 नंबर पे, वरुण के 14, अरुण के 27 है। शुक्र की भांति अरुण भी भाई उल्टा काम कर रहा, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगा रहा है, इसलिए सूर्योदय भी उल्टा होगा। परिक्रमण अवधि यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 84 वर्ष लग जाते हैं अरुण को। अरुण के चारों ओर भी आपको वलय मिल जाएगी, रिंग्स मिल जाएगी, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन, 5 रिंग्स है अरुण के चारों ओर। बाकी रिंग्स है सुस्पष्ट रूप से आप शनि के चारों तरफ देख सकते हो। यूरेनस अरुण एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी भूमध्य रेखा लगभग 97.77 डिग्री के झुकाव के साथ अपनी कक्षा के समकोण पर है। बहुत ज़्यादा झुकाव है, एकमात्र इसलिए इसे लुढ़कता बोलते हैं। एकमात्र ऐसा ग्रह जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमण कक्षा में सूर्य के सामने रहता है। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक परिक्रमण करता है सूर्य के चारों ओर, तो सूर्य के सामने रहेगा ऐसा ग्रह ये है। बाकी आपने देखा चंद्रमा भी पृथ्वी के सामने ही रहता है, पीछे वाला भाग नहीं देख पाते हो क्योंकि परिक्रमण और परिभ्रमण अवधि है वो समान रहती है उसकी। वरुण यहाँ पर देख लेते हैं। वरुण को नेपच्यून आप कहेंगे। वरुण है, नेपच्यून है, ये समुद्र का देवता है। ये समुद्र का देवता कह सकते हो, जलीय ग्रह है, जल है तो समुद्र का देवता है। वरुण, नेपच्यून समुद्र का देवता। जैसे कि हर्शेल ने अरुण को खोजा है तो वरुण को गाले ने खोजा है। जॉन गाले ने 1846 में खोजा है, वरुण को गाले ने खोजा है। भाई गाले करके खोज दिया वरुण को। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है इसलिए इसका परिक्रमण काल सबसे अधिक है। भाई सूर्य से सबसे अधिक है, SUN आ गया। नेपच्यून सबसे अधिक है सूर्य से और इसका परिक्रमण काल है सबसे अधिक 165 वर्ष है, 165 वर्ष परिक्रमण काल। और नेक्स्ट यहाँ पर ये सौरमंडल का सबसे दूरस्थ और बर्फीला ग्रह है, सबसे दूर है सौरमंडल का, तो सूर्य का प्रकाश तो पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा तो बर्फ़ ही बर्फ़ रहेगी, बर्फीला ग्रह है। और सौरमंडल का सबसे ठंडा है क्योंकि सूर्य से सबसे दूर है। अत्यधिक तूफान उठते हैं। हरे रंग का ये भी है, अरुण वरुण दोनों ही हरे रंग का है। यहाँ पर कुपियर बेल्ट आपको मिलेगी, एक बर्फीला पिंड है जो वरुण की परिक्रमा करता है। इसके 14 ज्ञात उपग्रह हैं। ट्रिटॉन है ना, ट्रिटॉन ये भी वरुण का ही उपग्रह है। अब बोना ग्रह, बोना जो प्लूटो है ना वो बोना ग्रह है और प्लूटो को यम कुबेर कहा जाता है। प्लूटो को खोजा किसने? 1930 में क्लाइड टॉम्बैग ने खोजा। किसने? टॉम्बैग ने खोजा। क्लाइड ने खोजा। क्लाइड ने प्लूटो को खोजा और 2006 में इसको हटा भी दिया गया। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम मैं बता चुका हूँ। आकार के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार, पृथ्वी के दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार सब कुछ हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर कंसेप्ट देखते हैं
सूर्य के, पृथ्वी के, चंद्रमा के, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में अलग से सवाल बनते हैं। तो सूर्य संबंधित, पृथ्वी संबंधित, चंद्रमा संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है वो जान लो, मतलब त्रिज्या वगैरह। अब पृथ्वी की आकृति कैसी है? लघुवक्ष गोलाभ है, जियोइड की शेप की है। लघुवक्ष गोलाभ है, गोल नहीं है, लघुवक्ष गोलाभ है। सवाल पूछा है हाल ही में सीएचएसएल एग्जाम में, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब पृथ्वी में दो व्यास है, एक ध्रुवीय व्यास है, एक भूमध्य रेखीय व्यास है। और ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर भूमध्य रेखीय। एक सवाल पूछ लिया जाता है पृथ्वी की परिधि कितनी है? अब ध्रुवीय परिधि है वो 40,008 किलोमीटर है, और भूमध्य रेखीय परिधि है, मध्य में है तो ज़्यादा होगी, 40,075 किलोमीटर है भूमध्य रेखीय परिधि। तो पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, परिधि हो गई। एक दोस्तों 36,000 किलोमीटर वाला मैंने कंसेप्ट ऐड नहीं किया। जो भू स्थिर सैटेलाइट उपग्रह रहते हैं ना, वो पृथ्वी से कितने दूर रहते हैं? 36,000 किलोमीटर लगभग। भूमध्य रेखीय परिधि 40,075। द्रव्यमान कितना है पृथ्वी का? द्रव्यमान है 5.97 मल्टीप्लाई 10 की घात 24 टन पृथ्वी का द्रव्यमान है भाई। 5.97 गुणा 10 की घात 24 टन। औसत घनत्व कितना? 5.5 है जल के सापेक्ष से। आयतन कितना? 10.83 गुणा 10 की घात 11 घन किलोमीटर है। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.6 बिलियन वर्ष है। परिभ्रमण समय कितना है? मतलब अपने अक्ष पर घूमने में पृथ्वी कितना समय लगती है? लगभग 24 घंटे हैं। एक्चुअल में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड है। और बाकी 365 दिन तो है ही है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल है। समुद्र तल से सागर की सबसे अधिक गहराई आपको मिल जाएगी मरीना ट्रेंच में, जो कि प्रशांत महासागर में सबसे गहराई में जो भाग है 11,033 मीटर का। और समुद्र तल से, धरातल से सबसे अधिक ऊंचाई पर है 8,848 मीटर पर माउंट एवरेस्ट। ये पृथ्वी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अब चंद्रमा जो कि पृथ्वी का उपग्रह है, इससे संबंधित फैक्ट देखेंगे तो चंद्रमा का घनत्व तो लगभग 3.3 है, पृथ्वी का 5.5, चंद्रमा का 3.3 है। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3,476 किलोमीटर है भाई। चंद्रमा का व्यास है 3,476 किलोमीटर। और मैंने कहा कि चंद्रमा है, उसका परिक्रमण और परिभ्रमण अवधि है वो समान है। समान का मतलब 27 दिन 7 घंटे 43 सेकेंड है। इस अवधि समान होने के कारण उसका पीछे का भाग नहीं देख पाते हो। चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग है, यानी आप केवल और केवल कितना 59% भाग आगे का देख सकते हो। 41% भाग पीछे का है, चंद्रमा का नहीं दिखाई देगा। अदृश्य भाग कितना है? 41%, ध्यान रखना। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है लिबिनीट पर्वत है, 35,000 फीट की हाइट पर है। चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर है। तो लिबिनेट पर्वत कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। चंद्रमा के अपने अक्ष का पर घूर्णन और पृथ्वी की चारों ओर घूर्णन की अवधि है 27 दिन 7 घंटे 43 सेकेंड। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, जिस प्रकार आपने सूर्य की पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर देखी, इसी प्रकार चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है ना, वो बहुत कम है, 3,84,365 किलोमीटर, 3,84,365 किलोमीटर। जिस प्रकार आपने देखा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लग जाते हैं, इसी प्रकार चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो 1.2 सेकंड में आ जाता है भाई। चंद्रमा इतनी नज़दीक है, 1.289 सेकंड, यानी 1.3 सेकंड में पृथ्वी पर प्रकाश आ जाता है चंद्रमा से। अब देख लेते हैं सूर्य संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सूर्य का पहला ही फैक्ट है कि पृथ्वी से औसत दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास है 1.39 मिलियन किलोमीटर, यानी 1,39,000 दो 1 लाख नहीं 13,92,000 किलोमीटर। 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। आयतन है पृथ्वी से 13 लाख गुना ज़्यादा है सूर्य का आयतन। केंद्रीय घनत्व है 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो तल का गुरुत्व है ना, गुरुत्व फोर्स है, वो पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है सूर्य का। सूर्य की सतह का ताप इंपॉर्टेंट है। सूर्य का तापमान कितना? ऊपर की सतह है ना, उसका तापमान 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 6,000 डिग्री भाई सूर्य के सतह का तापमान है। और सूर्य के जो केंद्र में आप जाएंगे ना, केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कितना ज़्यादा है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी करोड़ों में तापमान है भाई सूर्य के केंद्र का, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ऊर्जा का उत्सर्जन करता है सूर्य 10 की घात 25 जूल पर सेकंड ऊर्जा का उत्सर्जन करता है भाई सूर्य। बहुत तेज यहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन है, 10 की घात 25 जूल। भूमध्य रेखा के सापेक्ष घूर्णन अवधि, भूमध्य रेखा के सापेक्ष सूर्य है
25 दिन की अवधि है। ध्रुवों के सापेक्ष सूर्य की घूर्णन अवधि है 33 दिन। तो ये दोनों ही अवधि याद रखो, 33 और 25 है। ध्रुवों में ज़्यादा समय लग रहा, 33 है। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है। जिस प्रकार अपने अक्ष पर शुक्र घूमता है पूर्व से पश्चिम, अरुण घूमता है पूर्व से पश्चिम, एक फोबे भी था ना उपग्रह शनि का, वो भी पूर्व से पश्चिम, और यहाँ पर बाकी जितने भी पृथ्वी वगैरह ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व घूमता है। और एक ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है? एक ब्रह्मांड वर्ष है सूर्य का दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय। कितना? 25 करोड़ वर्ष है भाई एक ब्रह्मांड वर्ष। एक ब्रह्मांड वर्ष का मतलब सूर्य का दुग्ध मेखला के चारों ओर एक बार घूमने में समय लगेगा 25 करोड़ वर्ष है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है, ठीक है। और पृथ्वी पर प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सूर्य के प्रकाश का कितना भाग पृथ्वी तक पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश तो इतना ज़्यादा था, लेकिन 2 अरबवां भाग ही पहुंच पाता है। 2 अरबवां भाग पृथ्वी तक पहुंचता है सूर्य का, ध्यान रखना। सूर्य की सतह पर जो काले रंग के धब्बे हैं ना, वो सौर कलंक कहा जाता है उन्हें। सूर्य के आंतरिक भाग को अम्बरा कहेंगे और चारों ओर स्थित कम काले भाग को प्रेम्बा कहा जाता है। तो प्रेम्बा है सूर्य के चारों ओर कम काला भाग, आंतरिक भाग है अम्बरा। सूर्य के दीप्तिमान सतही भाग और सबसे बाहरी सतह को प्रकाश मंडल, ऊपर की सतह को वर्ण मंडल कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत वेरी इंपॉर्टेंट है, नाभिक की सरह अभिक्रिया है। मतलब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के नाभिक है, 4 हाइड्रोजन के नाभिक है, वो मिलकर बना देंगे एक हीलियम का नाभिक। क्या है? एक हीलियम का बना देगा, 4 हाइड्रोजन के नाभिक हैं, तो नाभिक ये सेलेन हो रहा है। अरुण शुक्र हो चुका है। अब कॉमेट देख लेते हैं, धूमकेतु देख लेते हैं। धूमकेतु किससे बना होता है? धूमकेतु सौरमंडलीय पिंड पत्थर का बना होगा, धूल होगी उसमें, बर्फ होगी उसमें, गैस होगी उसमें। तो भाई धूमकेतु देखो, पत्थर, धूल, बर्फ, गैस है। धूमकेतु में 3 भाग होते हैं, नाभि, कौमा, पूंछ पीछे होती है। अब नाभि है धूमकेतु का केंद्र होता है जो पत्थर और बर्फ से बना होता है, और कौमा होता है तो नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादल, वो कौमा है। धूमकेतु की पहली दूरदर्शी खोज की गई थी गॉटफ्राइड क्रिच के द्वारा। धूमकेतु को 1680 में पहली बार दूरदर्शी से देखा था क्रिच ने। ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो ये भी सोलर सिस्टम में आ जाते हैं, ग्रहों के समान परिक्रमा करते हैं। और धूमकेतु मुख्यतः कूपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड में पाए जाते हैं। अब जो हेली धूमकेतु है ना, वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है। हेली पुच्छल तारा, हेली धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कितने वर्ष बाद? 76 वर्ष बाद। हेली धूमकेतु अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में दिखाई दिया था। 76 वर्ष बाद आप ऐड करेंगे तो 2062 में ये दिखाई देगा। इसको 76 जोड़ेंगे तो 2062 में दिखाई देने वाला नेक्स्ट हेली धूमकेतु दिखेगा 2062 में। 1986 में दिखाई दिया था, 76 वर्ष के अंतराल में दिखता है। क्षुद्र ग्रह मैंने बता दिया, क्षुद्र ग्रह होता है जो मजे किए हैं आपने, मंगल और जुपिटर के मध्य होता है क्षुद्र ग्रह। यानी क्षुद्र ग्रह छोटे आकार के खगोलीय पिंड जो हमारे सौरमंडल के आंतरिक हिस्सों में पाए जाते हैं। ये ग्रहों से छोटे उल्का पिंड से बड़े होते हैं। ध्यान रखना, क्षुद्र ग्रह है ना, वो उल्का पिंड से बड़े होते हैं, ग्रहों से तो छोटे ही होंगे। मंगल और बृहस्पति के मध्य है क्षुद्र ग्रह बेल्ट है जो सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट यहाँ पर उल्का की बात कर लेते हैं। उल्का है क्षुद्र ग्रह से छोटे। तो रात्रि के समय जब आकाश साफ हो, चंद्रमा भी न दिखाई दे रहा हो, तो आप कभी कभी आकाश में प्रकाश की चमकीली धारी सी देखते हो, आप कहे भाई तारा टूट गया। भाई तारा टूटा नहीं है, वो उल्का है। और जब ये उल्का पृथ्वी पर आ जाता है उस केस में वो पिंड हो जाएगा। पृथ्वी पर मिल गया, पहुंच गया पृथ्वी पर, वैसे बहुत कम पहुंचता है, पहले ही वाष्पित हो जाता है, लेकिन पृथ्वी पर पहुंच जाए तो उसे उल्का पिंड कहेंगे। अब ये कुछ और, ये तो ऊपर हो गया, आपका पूरा एनसीईआरटी वगैरह हो गया। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सोलर से पूछ लिया जाता है, उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरिजी, ये सभी थोड़ा देख लेते हैं। लगभग आपकी एंडिंग की ओर ही है चैप्टर। उपसौर एपीहेलियन कहा जाता है। उपसौर एपीहेलियन यानी सूर्य की परिक्रमा करती हुई किसी वस्तु का उसकी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी वाला स्थान। सूर्य की परिक्रमा, सन की परिक्रमा कोई भी पिंड कर रहा है तो डायरेक्टली ऐसे गोल तो करेगा नहीं, तो काफ़ी बार है वो इस प्रकार परिक्रमा होगी सन की। तो जो सबसे दूरी पर, सबसे दूर जब भाग होगा पिंड का, और वो जो स्थान है वो उपसौर है, एपीहेलियन है। सूर्य की परिक्रमा करते हुए किसी वस्तु का उसकी कक्षा से सूर्य से अधिकतम दूरी, और जब सूर्य से निकटतम दूरी होगी वो अपसौर हो जाएगी, जिसे पेरीहेलियन कहेंगे आप। इसी प्रकार अपोजी है, अपोजी जी यानी पृथ्वी है। पृथ्वी की परिक्रमा में जो, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी की परिक्रमा में पृथ्वी से दूरतम स्थान है वो एपोजी, और पृथ्वी से निकटतम स्थान जब रहेगा परिक्रमा करने के दौरान वो पेरिजी है। इसी प्रकार तारों की परिक्रमा में हो जाएगा एपिस्ट्रॉन और पेरिस्ट्रॉन हो जाएगा, यानी उप तारक है।
सूर्य के अलावा किसी अन्य तारे की परिक्रमा कोई पिंड कर रहा है तो उस पिंड का उस तारे से दूरतम स्थान है वो एपेस्ट्रॉन है, उस पिंड का उस तारे से निकटतम जो स्थान है वो है पेरिस्टन। आकाशगंगा क्या होती है? आकाशगंगा में गैस के बादल होते हैं जिनसे तारों का निर्माण होता है। आकाशगंगा से तारों के निर्माण की प्रक्रिया पूछ रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है? गैस मेघ बनता है, स्टेलर नेबुला बोलते हैं। स्टेलर नेबुला कन्वर्ट होता है प्रोटो स्टार में, प्रोटो स्टार है वो भ्रूण तारे में बदलता है, भ्रूण तारा बन जाता है तारे में। ये तारा बनने की प्रक्रिया है। अब तारा बनने में एक तप्ततम तारा होता है, तप्ततम तारा का रंग पूछ ले तो नीला होता है। रक्त दानव क्या होता है? जब तारा ठंडा हो जाता है और लाल रंग का दिखाई देता है। और तप्ततम जब ठंडा नहीं होता तो नीला होगा, और जब ठंडा हो जाएगा तो लाल दिखाई देगा, वो है रक्त दानव। और तप्ततम तारा है वो नीला होता है। प्लूटो के उपग्रह का नाम क्या है? चेरॉन है। प्लूटो के उपग्रह आपको पूछ ले चेरॉन किसका उपग्रह है? चेरॉन है भाई प्लूटो का, प्लूटो का उपग्रह है चेरॉन है, जो ग्रह से हटा भी दिया है। अब ब्लू मून और सुपर मून देख लेते हैं। सुपर मून कब होता है? वह स्थिति जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु या उसके समीप स्थित होता है तो उसे सुपर मून कहते हैं। अब सुपर मून में आपने अपोजी देखा है। अपोजी यानी जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उस केस में चंद्रमा क्या करेगा? ये आपका अर्थ है, ठीक है, और इसके चारों ओर मून है। तो मून जब अर्थ के सबसे दूर पर होगा तो उसे आप बोलेंगे अपोजी। मून सबसे दूर पर है। अब सबसे दूर पर है वह स्थिति जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के दूर पर है, वो तो अपोजी। निकटतम पर है पेरिजी। जब मून है वो निकटतम आ जाए अर्थ के, जब निकटतम आ जाए और उस केस में यदि पूर्णिमा हो जाए, ऐसी पूर्णिमा जब मून पृथ्वी के निकटतम स्थान पर हो, वो हो जाएगा सुपर मून। क्या होगा? पूर्णिमा का वो दिन जब जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के निकटतम स्थान पर है, पेरिजी पर है, वो हो जाएगा आपके सुपर मून। जैसे पेरिजी सुपर मून भी आप कह सकते हो। समझ गए? सुपर मून तो कंसेप्ट क्लियर, जब चंद्रमा सबसे निकट होगा पृथ्वी के तो सुपर मून बन जाएगा। ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून जैसे कि मैंने बताया एक चंद्रमास है, यानी एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के मध्य गैप होता है 29.5 दिन है। 29.5 दिन एक चंद्रमास। एक सौर कैलेंडर में कितने मास होते हैं? 12 मास होते हैं। तो 12 गुणा 29.5 करेंगे तो 354 दिन होते हैं। लेकिन इंग्लिश कैलेंडर में 365 दिन होते हैं। अब कितने दिन ज़्यादा है? तो आप कहेंगे लगभग 11 दिन ज़्यादा है। 11 दिन ज़्यादा है यहाँ पर कैलेंडर में, तो 11 दिन ये हो गई। इस प्रकार और में 2 वर्ष होंगे तो कितने दिन ज़्यादा होंगे? 22 दिन हो जाएंगे। 2 से कुछ ज़्यादा यानी लगभग 2.7154 वर्ष होंगे ना, तो वो ही 29.5 दिन हो जाएंगे। तो 2.7154 वर्ष जब निकल जाएंगे तो आपका होगा क्या कि एक पूर्णिमा और एक्स्ट्रा हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि 29.5 दिन बाद पूर्णिमा रिपीट हो जाती है। और 29.5 दिन है, 354 दिन के हिसाब से आपने अपना जो इंग्लिश कैलेंडर देखा 365 दिन का, तो यहाँ पर आपके निकल के आया कि ये 11 दिन आगे है इंग्लिश कैलेंडर में, और ज़्यादा 11 दिन होते। तो 11 दिन मिलकर जब 1 साल में 11 दिन, 2 साल में 22 दिन, इसी प्रकार 0.71 में और बचे हुए दिन हो गए आपके जो 29.5 दिन पूरे हो गए 2.7154 वर्ष में। क्या होगा कि पूर्णिमा एक महीने में 2 बार दिख जाएगी आपको। ऐसा स्थिति होगा जब पूर्णिमा एक महीने में 2 बार दिख जाए, तो सेकेंड बार जब पूर्णिमा दिखती है तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। एक महीने में 2 बार, प्रत्येक वर्ष ऐसा नहीं होता है, हर 2.7154 वर्ष बाद ऐसी घटना होती है जिसे ब्लू मून कहा जाता है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कंसेप्ट है चंद्रशेखर सीमा है। चंद्रशेखर सीमा है और इसीलिए इनको चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, जो कि अमेरिकी भौतिकविद भारतीय मूल के थे। ऐसे चंद्रशेखर को 1.44 सौर द्रव्यमान की श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा जो चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, तारों पर लागू होती है। ध्यान रखना, चंद्रशेखर सीमा तारों पर लागू होती है। अब द्रव्यमान देखेंगे ना, सूर्य में क्या है? हाइड्रोजन हीलियम है। सबसे अधिक हाइड्रोजन है सूर्य में, 92% हाइड्रोजन है, लगभग 8% के आसपास हीलियम है। और आपको पूछा जाता है सूर्य पर ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है? भाई ऑक्सीजन पॉइंट में है, 0.80% ऑक्सीजन है, बाकी हाइड्रोजन 92 है, 8 के आसपास हीलियम है। अब यहाँ पर नेक्स्ट और कुछ कंसेप्ट लाइन और देख लेते हैं, एग्जाम में सवाल बनते हैं। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल माना और आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि बताई थी 24,835, जो अभी 40,075 किलोमीटर है ना, इन्होंने मील में बताई, तो वो भी लगभग इतनी ही हो जाती है। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम किसने दिए पूछा जाता है? जर्मन गणितज्ञ केपलर ने दिए। और 1543 में पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने बताया। इससे पहले धारणा थी
कि कोपरनिकस ने उल्टा कह दिया कि सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। इससे पहले माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, तो कोपरनिकस ने उल्टा माना तो उनको क्या है मार भी दिया था बाद में लोगों ने, क्योंकि इस उतना अंधविश्वास था उस समय। 1543 में पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने ये वर्तमान में सत्य धारणा है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी सहित अन्य ग्रह उनकी परिक्रमा करते हैं, जो कि कोपरनिकस ने बता दिया था 1543 में। 2011 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। 3 खगोल वैज्ञानिक हैं, सोल परलम, एडम रिस, ब्रायन श्मिट ने दिया गया है। तो परलम, रिस और स्मिट को क्यों दिया गया? तो उन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार की गति को बताया कि ब्रह्मांड किस प्रकार फैल रहा है। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है और न कि समान गति से फैल रहा है, वो त्वरित गति से फैल रहा है, यानी गति भी फैलने की बढ़ती जा रही है, त्वरण के साथ फैल रहा है। इसका कारण इन्होंने बताया ब्लैक एनर्जी के कारण त्वरित गति से ब्रह्मांड फैल रहा है। इस हेतु इन 3 खगोल वैज्ञानिकों को परलम, रिस और स्मिट को 2011 में भौतिकी का नोबेल दिया गया। तो ये चैप्टर पूरा करें उससे पहले जान लो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत में ये सवाल पूछा हुआ टीसीएस के द्वारा एसएससी में। महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया। जॉर्ज लेमेत्रे। महाविस्फोटक सिद्धांत, स्पीति सिद्धांत एलन गुथ ने, दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन सांडेस ने, साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड और हरमन बांडी ने दिया। आई होप ये आपका सोलर सिस्टम पूर्णतः कंप्लीट हो गया। बहुत ही अच्छे तरीके से सारे फैक्ट मैंने इंक्लूड कर दिए हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अदर जितने भी फैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड बनते हैं वो भी इंक्लूड हैं और बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आपने पढ़ा है। यदि आपको लगा है वाकई में बहुत यूजफुल कंटेंट है तो लाइक कर देना, न्यू कैंडिडेट सब्सक्राइब कर देना, और भी न्यू कैंडिडेट जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन हो सकते हो। और टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट बुक से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।